हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आज तक आप लोगों ने इस चैनल पर डिक्टेशंस के वीडियोस देखे हैं, क्लासेस देखी हैं, स्ट्रेटजीज़ के वीडियोस देखे हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में समझा है। पर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी जर्नी के बारे में शेयर करने वाला हूँ। कैसे मैंने राजस्थान हाई कोर्ट का जूनियर पे का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, क्या शेड्यूल मैंने फॉलो किया, कितने डिक्टेशंस लिखे, कितने ट्रांसक्रिप्शन करे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में, हर स्टेनोग्राफर की लाइफ में ये फेज़ ज़रूर आता है, एग्ज़ाम से पहले वाला फेज़, जिसके अंदर उसको माइंडसेट के बारे में नहीं समझ में आता, उसको गाइडेंस नहीं मिल पाती, उसको मोटिवेशन नहीं रहता कि उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मेरे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं ये एक तरह से गाइडेंस या फिर मोटिवेट करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो जितना हो सके इस वीडियो को हर स्टेनोग्राफर के साथ शेयर करिए, सो डैट हर स्टेनोग्राफर समझ सके कि उसको क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मैंने राजस्थान हाई कोर्ट की जूनियर पे की वैकेंसी को ही क्यों सेलेक्ट किया, एसएससी को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि सबसे पहली बात कि मैं जो है जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और अगर मेरे को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जयपुर में पोस्टिंग मिलती तो मैं जयपुर में ही रहता, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। साथ ही में राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अगर आप जॉब लगते हो तो आपको इसके अंदर 5 प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में आपको इस जॉब के अंदर 2 प्रमोशंस एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एक यहाँ पर आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है। दूसरा, यहाँ पर आपकी सैलरी भी 4 से 5 हज़ार ज़्यादा रहती है। साथ ही में आपको पेट्रोल के पैसे अलग मिलते हैं, ड्रेस के पैसे अलग मिलते हैं, कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, सैलरी अच्छी है। रेप्यूटेशन मार्केट में अगर आप देखो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में हाई कोर्ट की रेप्यूटेशन एक अलग ही देखने को मिलती है। तो मेरे कुछ ये रीजंस की वजह से मैंने राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम फाइट किया। मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तब इसमें 70 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। सितंबर में इसका फॉर्म निकला था और जनवरी में इसका एग्ज़ाम होना था। तो मैंने एक 2 महीने की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो मैंने नवंबर में शुरू करी थी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होने वाला था। तो मैंने 2 महीने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था। उस शेड्यूल के अंदर मैंने एक टारगेट सेट करा था कि मेरे को डेली की 4 डिक्टेशन जो है वो लिखने हैं और 90 और 100 के अराउंड जो है वो स्पीड रखनी है। तो मैं डेली 4 डिक्टेशंस लिखता था, जिसमें से 3 डिक्टेशंस को तो मैं रीड आउट करता था और एक डिक्टेशन को मैं ट्रांसक्राइब करता था। अब जो मैं एक डिक्टेशन ट्रांसक्राइब करता था उसको मैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम जो है वो कम अलॉट करता था। जैसे इस एग्ज़ाम में हमको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, तो मैंने एक टारगेट सेट किया कि मेरे को 50 मिनट के अंदर ट्रांसक्राइब करना है। स्टार्टिंग में ट्रांसक्राइब नहीं होता था, मेरा जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता था और पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता था। धीरे धीरे मैं ऐसा करता गया, मेरी स्पीड इंक्रीज़ होती गई टाइपिंग की, तो मेरा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 मिनट में कंप्लीट होने लग गया। अब मैंने ये सोच करके किया कि एग्ज़ाम में अगर मेरे पास 7, 8, 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे तो मैं वापस से अपना जो मैटर है वो 2 बार चेक कर लूँगा, और 2 बार रीचेक करने से मेरी जो सिली मिस्टेक्स होंगी वो रिमूव हो जाएगी। तो यही एग्ज़ाम में मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट मिला। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा 50 या 55 मिनट, पहले 55 मिनट के अंदर जो है वो पूरा ट्रांसक्राइब हो गया था, और लास्ट में मैंने 2 बार जो है उसको रीचेक कर लिया और उसमें मेरी जो सिली मिस्टेक्स थी वो मैंने हटा दी। तो ये चीज़ का बेनिफिट मुझको काफ़ी मिला, और उस टाइम मैं टाइपिंग के लिए अलग से प्रैक्टिस कर रहा था, सो डैट मेरी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। मेरी टाइपिंग स्पीड अराउंड 50 के अराउंड थी 1-2 महीने पहले, और 2 महीने के अंदर मैंने उसको 60 के अराउंड कर दिया था। तो 60 की स्पीड पर मैं अच्छे से टाइप कर पा रहा था, तो एग्ज़ाम में मेरे को इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिला। अगर आप लोगों की भी टाइपिंग स्पीड अगर कम है, अगर 25 या 35 के अराउंड है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अगर 50 के अराउंड आपकी टाइपिंग स्पीड हो जाती है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ मैं फॉलो करता था, और जो 3 डिक्टेशंस मैं एक्स्ट्रा लिख रहा था जिसको मैं ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा था, उनको मैं रीड कर लेता था और उसमें अपनी गलतियों को चेक करके एनालाइज कर लेता था। इसके अलावा जो मेरे पास बीच का टाइम बचता था, क्योंकि 2 डिक्टेशंस में सुबह लिख रहा होता था और 2 डिक्टेशंस में शाम को लिखता था, और बीच का जो मेरे पास टाइम बचता था उसके अंदर मैं 4 से 5 जो है वो मैटर्स को रीड करता था,
वो मैटर्स मैं प्रोग्रेसिव से उठा लेता था, लीगल का कोई मैटर उठा लेता था, उन मैटर को मैं रीड करता था। एक मैटर 800,000 वर्ड्स का रहता था। अब उन मैटर को रीड करने से मेरे को एक बेनिफिट मिला कि जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग पूछते हैं कि एपेक्स कोड बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ऑनरेबल कैसे लिखा जाएगा। तो रीड करने के टाइम पर मैं क्या करता था, उनको अंडरलाइन भी करता चलता था, और बार बार जैसे ऑनरेबल वर्ड मैं रीड कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ गया था कि ऑनरेबल कैसे लिखा जाएगा, एपेक्स कोड में ए और सी बड़ा आएगा। ये सारी चीज़ें मेरे को रीड करने से, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क, ये फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें मेरे को रीड करने से काफ़ी इसका बेनिफिट मिला। अगर आप रीड नहीं करते हो तो रीड करना शुरू कर दीजिए। डेली के 4-5 मैटर आप रीड करोगे तो आपके 5 मैटर अलग से प्रिपेयर हो जाएंगे। 4 तो आप लिख लिए और 5 अगर आप अलग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके दिन के 8 से 9 मैटर जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं 5 मैटर रीड करता था, उनमें मेरे को जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगता था, जिसकी आउटलाइन मुझसे नहीं बनती थी, उन वर्ड्स को मैं अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेता था और उनके आउटलाइंस के लिए 2 से 3 जो अपनी स्टेनो की डायरी होती है उसमें मैं बना लेता था, सो डैट मेरे को वो आउटलाइंस जो है हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये चीज़ें मैं फॉलो करता था। और साथ ही में डिक्टेशंस जो मैं लिख रहा होता था उसमें मैं अपनी मिस्टेक्स को कैलकुलेट करता था और साथ में ये देखता था कि कितनी मिस्टेक्स जो है वो सिमिलर टाइप की हैं। अगर मैं एक ही एक वर्ड को बार बार छोड़ रहा हूँ, जैसे बहुत से लोगों के साथ ये होता होगा, जैसे मेरे साथ ये रहता था कि इज़, एज, हैज़, एज, इनके अंदर कन्फ्यूजन रहता था, वेयर, वेदर में कन्फ्यूजन रहता था, तो मैं इनको अलग से नोट डाउन करके इनकी अलग से प्रैक्टिस करता था। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता था पूरे दिन के अंदर, जिससे मेरी 2 महीने के अंदर, स्टार्टिंग में जैसे मैं जब नवंबर में शुरू कर रहा था प्रिपरेशन, तब उस टाइम पर मेरी मिस्टेक्स वो जो थी वो अराउंड 10 से 11% के अराउंड रहती थी। फिर जैसे जैसे मैं 2 महीने की कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करता रहा तो लास्ट के टाइम पे एग्ज़ाम से पहले मेरी घर पे 2 से 3% मिस्टेक्स आने लग गई। सो एग्ज़ाम के अंदर मेरी जो मिस्टेक्स आई थी वो 3 से 4% ही रही थी, इसलिए वहाँ पर मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर करा। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि जब भी वो मैटर लिखते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्ट मैटर आ गया या फिर कोई मैटर में उनसे वर्ड्स ज़्यादा छूट गए या डेली कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं तो गुस्सा आने लगता है कि भाई हम क्यों करें, छोड़ दें। सो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि 10 में से 2 मैटर या 4 मैटर ऐसे लिखे जाते हैं कि वो इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, इतने उसमें मिस्टेक्स आती हैं कि उस टाइम इतना गुस्सा आता है कि सब कुछ छोड़ने का मन करता है। पर उस टाइम आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने के साथ 2 महीने में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, डेडिकेशन के साथ में प्रिपेयर करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने 2 महीने सिर्फ डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंटली सिर्फ जो मैंने टारगेट बनाया उसको कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा कि मेरी कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, उससे डर के उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स ज़्यादा आ रही हैं, उस पे काम करिए, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए, ना कि ये सोचिए कि यार मिस्टेक्स कम नहीं हो रही है अपन छोड़ देते हैं। ये सब नहीं करना है। कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंटली एक भी दिन छोड़िए मत, अपना टारगेट जो है वो पूरा अचीव करके ही रहिए। टारगेट आप अचीव करोगे, आपको अपने आप हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने फॉलो करी, इसका मेरे को बेनिफिट मिला। मेरी रैंक अराउंड 31 थी, 85 जो स्पीड थी वो बनी थी और मार्क्स मेरे अराउंड आए थे 47 के। तो कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, इस जॉब में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर करिए। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। क्लासेस जो है वो रेगुलरली, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वो क्लासेस चलती रहेंगी, आप उनको बस अटेंड करते रहिए। साथ ही में अगर आपके लीगल वर्ड से आप फेमिलियर नहीं हैं तो मैंने 1 से 15 क्लासेस तक सारे लीगल वर्ड्स कंप्लीट करवा रखे हैं, तो उनको जा कर के अटेंड कर लीजिए। और जनरल वर्ड्स के लिए आप रेगुलरली क्लास लेते रहिए, क्योंकि जब भी जनरल मैटर हम लिखेंगे उसमें उसको कवर करते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करिए। साथ ही में अपने स्टेनोग्राफर्स स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए, सो डैट उनको भी एक आइडिया लग सके कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।